नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, जो लोग भाऊ तोरसेकर यानी मुझे सिर्फ हिंदी में सुनना चाहते, उनके लिए मैंने प्रतिवाद ये अलग चैनल बनाया है। प्रतिपक्ष ये मेरा मराठी यूट्यूब चैनल है। तो जिन्हें सिर्फ हिंदी सुनना है मेरा, वो प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। उसके साथ साथ जो घंटी का सिंबल होता है उस पर भी क्लिक करें। दोस्तों, आज मैं फिर से दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर बात करूंगा। और मुझे जो खबर मिली है, आप उसको गौप्य स्फोट या रहस्योद्घाटन वगैरह बोल सकते हैं, लेकिन मैं जो खबर मिली है उसके भरोसे पर इतनी बात बोल सकता हूं कि आप विश्वास करें, खुद केजरीवाल दिल्ली का विधानसभा चुनाव उनके विधानसभा क्षेत्र में हारने जा रहे हारने जा रहे। और जीतने वाला कौन है ये भी मैं बता दूं। जीतने वाला उम्मीदवार बीजेपी का नहीं होगा। जीतने वाला उम्मीदवार कांग्रेस का होगा, जिसका नाम संदीप दीक्षित है, जो कांग्रेस के दिल्ली से पूर्व सांसद रहे, लोकसभा के मेंबर रहे। इसके पहले अपनी माँ जब मुख्यमंत्री हुई, उनकी माँ मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, उस वक्त के कांग्रेस के शायद 2009 में वो सांसद बने थे। और इस वक्त उनको केजरीवाल के खिलाफ उम्मीदवार बनाया कांग्रेस ने। बीजेपी का भी तगड़ा उम्मीदवार सामने खड़ा किया है, लेकिन जो कुछ जानकारी मुझे मिली है, वो जानकारी कहती है कि बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली चुनाव क्षेत्र में जो उम्मीदवार खड़ा किया है, वो जीतने के लिए नहीं बल्कि हारने के लिए खड़ा किया है। और बीजेपी की पूरी ताकत संदीप दीक्षित के पीछे झोंक दी जाएगी, ताकि संदीप दीक्षित केजरीवाल को हराए। बीजेपी का लक्ष्य जितना दिल्ली की सत्ता हासिल करना है, उससे भी बड़ा लक्ष्य अगर बीजेपी का क्या है दिल्ली के चुनाव में, तो केजरीवाल को व्यक्तिगत हराना। क्योंकि एक बात साफ है, केजरीवाल अगर हार जाते हैं अपने चुनाव क्षेत्र में, तो उनकी ताकत, उनकी हुकूमत, उनकी ही पार्टी में बहुत ज्यादा चलने वाली नहीं है। आज एक बात है, केजरीवाल पिछले 10-12 साल से अपनी पार्टी नई होने के बावजूद जितनी ताकत से चला रहे, उनकी ताकत पार्टी की नहीं है बल्कि एक व्यक्ति की है, जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है। और जब तक अरविंद केजरीवाल हारता नहीं और केजरीवाल पार्टी को जिताने वाला उम्मीदवार रखता नहीं, तो केजरीवाल अपनी जगह नहीं बल्कि अपने साथ पार्टी को भी हरा देंगे। और इसलिए बीजेपी की जो रणनीति है वो साफ साफ है। बीजेपी की रणनीति आज खुद की नहीं है। मैं इसको मानता हूं कि जो रणनीति दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनाई है, उसको बीजेपी की रणनीति में नहीं मानता। जो मुझे खबर मिली है उसके अनुसार बीजेपी ने दिल्ली में शरद पवार की रणनीति अपनाई है। और शरद पवार की रणनीति जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आप संदीप दीक्षित क्यों जीत रहे ये रहस्य नहीं समझ पाएंगे। तो ये समझना जरूरी होता है, शरद पवार की राजनीति पिछले 5-6 दशकों से कैसी रही है। महाराष्ट्र में शरद पवार कभी पूरे महाराष्ट्र में, पूरे राज्य में अपना डंका पीट नहीं पाए, ना कि पैन महाराष्ट्र अपनी पार्टी नहीं बना पाए। तो पवार की रणनीति हमेशा ये रही कि दूसरे किसी को तोड़कर या दूसरे किसी को हराकर राजनीति में अपना खुद का डंका बजाते रहे। आपको याद होगा कि 25 साल से शिवसेना और बीजेपी दोनों का महाराष्ट्र में गठबंधन रहा, और शरद पवार ने ये आखिर में ताड़ लिया था
जब तक शिवसेना और बीजेपी एक दूसरे के साथ जुड़वे भाई जैसे चिपक कर बैठेंगे, तब तक शरद पवार की एक रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी जो है एनसीपी, उसका कोई महाराष्ट्र में भविष्य नहीं है। तो अगर अपनी क्षेत्रीय पार्टी महाराष्ट्र में बढ़ानी है तो पहले दूसरी क्षेत्रीय पार्टी जो भी है उसको खत्म करना पड़ेगा। कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों महाराष्ट्र में नेशनल पार्टियां हैं, राष्ट्रीय दल है, तो उनको तोड़कर तो शरद पवार अपनी पार्टी ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। तो इसलिए जो क्षेत्रीय पार्टी दूसरी है शिवसेना, तो उसका स्पेस हथियाने के लिए शिवसेना को कमजोर करना पड़ेगा, शिवसेना को खत्म करना पड़ेगा। तो इसलिए 2014 में जब कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी अलग अलग लड़े थे और शिवसेना बीजेपी का गठबंधन टूट गया था, तो बाद में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और शिवसेना 63 सीट लेकर आई थी। दोनों मिलकर 180-90 के आसपास आंकड़ा था। फिर भी ये दोनों इकट्ठा आ जाएंगे तो कांग्रेस तो थोड़ी बचेगी, लेकिन एनसीपी तो पूरी खत्म हो जाएगी। इसके लिए शरद पवार ने एक चालाकी करी थी। उन्होंने बीजेपी ने जो मांगा नहीं था वो सपोर्ट बीजेपी को दे दिया और बोले कि बीजेपी माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाए, बीजेपी अल्पमत का सरकार बनाए और एनसीपी उसको बाहर से सपोर्ट करेगी। तो बीजेपी ने लालच में आकर शिवसेना को पूछा तक नहीं और देवेंद्र फडणवीस का अपना अपना अलग अल्पमत का सरकार बनाया, जिसको विधानसभा में शरद पवार की पार्टी ने बचाया था। जब विश्वास प्रस्ताव आया था तब शरद पवार के एमएलए इतना बीजेपी के साथ खड़े हो गए और देवेंद्र फडणवीस की सरकार बच गई थी और शिवसेना की तरफ से एकनाथ शिंदे नेता विपक्ष बनकर बैठ गए थे। लेकिन बहुत जल्दी देवेंद्र फडणवीस समझ गए कि ये शरद पवार की चाल है और इसलिए उन्होंने उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाया और 5 साल देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने रहे और शिवसेना के कुछ 12-14 मिनिस्टर उनके सरकार में थे। लेकिन ये गेम जब शरद पवार खेल रहे थे तब शरद पवार ने पत्रकारों को बताया था कि किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, महाराष्ट्र की विधानसभा त्रिशंकु हो गई है। ऐसे में अगर सरकार नहीं बनती तो विधानसभा बर्खास्त की जाएगी और महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, मिड टर्म हो सकते हैं और महाराष्ट्र को इतना बड़ा खर्चा परवड़ेगा नहीं। और इसलिए मैं, बीजेपी ने मांगा नहीं फिर भी उनको सपोर्ट दे रहा हूं, वो सरकार बनाए, सरकार चलाए। लेकिन असल में शरद पवार का ये दांव था, आइडिया ये थी कि इससे जो चुनाव के पहले शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूटा है उसमें जो दरार आई है वो और बढ़े और चौड़ी हो जाए और शिवसेना और बीजेपी 25 साल से एक दूसरे के साथ है, वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाए। और इसीलिए शरद पवार ने ये चाल चली थी, बीजेपी को सपोर्ट नहीं दिया था, बल्कि बीजेपी और शिवसेना में बहुत बड़ी दरार पैदा हो, इसीलिए उन्होंने बिना शर्त बिना मांगे बीजेपी को सपोर्ट डिक्लेयर किया था। इसको बोलते हैं शरद पवार नीति। 5 साल बाद 2019 में शरद पवार ने वो मान भी लिया कि इन दो मित्र दलों में दुश्मनी पैदा हो और उनके बीच जो गठबंधन में जो दरार पैदा हुई है वो और चौड़ी हो जाए, इसीलिए तो मैंने बीजेपी को सपोर्ट किया था। ये 2019 में शरद पवार ने मान लिया और उस बाद उन्होंने उद्धव ठाकरे को साथ दिया, उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बनाया। तो इसको बोलते हैं शरद पवार की नीति। राजनीति रणनीति जो बोले, शरद पवार की नीति ये होती है कि दूसरे दो दोस्तों में झगड़ा लगाओ और उससे अपना फायदा उठाओ। तो आज दिल्ली की जो राजनीति है जहां पहुंची है, तो इंडिया अलायंस टूट गई है,
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो लोकसभा में साथ साथ लड़ी थी, वो एक दूसरे के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। और उसकी घोषणा पहले केजरीवाल ने की थी कि हम अपने बलबूते पर लड़ेंगे, लेकिन जब चैलेंज सामने आने लगे तब केजरीवाल समझ गए कि अगर कांग्रेस को लोकसभा की तरीके से मुस्लिम वोटर कांग्रेस के पास चला जाएगा तो अपने पास कुछ बचेगा नहीं। दिल्ली में कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के पीछे सब पार्टियों में बंटने वाला मुस्लिम वोट इकट्ठा हो गया और वो सबसे बड़ी आम आदमी पार्टी की वोट बैंक बन गया। अगर वही वोटर जो कभी जनता दल यू में था, समाजवादी पार्टी में था, कभी कांग्रेस में था, ऐसा सब बटा हुआ कांग्रेस और दलितों का वोट जो ज्यादा से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियों में होता है, वो केजरीवाल के पीछे इकट्ठा हुआ था और केजरीवाल की रीढ़ की हड्डी बना था, आम आदमी पार्टी की रीढ़ की हड्डी बना था। वही अगर कांग्रेस के साथ चला जाएगा तो अपने पास कोई कोर वोटर बचेगा नहीं। ये बहुत जल्दी पिछले 2 महीने में केजरीवाल की समझ में आ गया और तब से केजरीवाल बोल रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। क्यों? क्योंकि इनका वोटर कांग्रेस के पास चला जाएगा तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। बीजेपी जानती है कि आम आदमी पार्टी की रीढ़ की हड्डी कोर वोटर नहीं बल्कि केजरीवाल है। जब तक केजरीवाल पार्टी को जिता सकता है, ज्यादा से ज्यादा एमएलए केजरीवाल के नाम पर और उनके चेहरे पर चुनकर आते हैं, तब तक आम आदमी पार्टी की ताकत रहेगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी का चेहरा ही, केजरीवाल का चेहरा ही आम आदमी पार्टी की ताकत है। तो अगर केजरीवाल हार जाता है तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी खत्म हो सकती है। जैसे आपने देखा, जो बीजेपी दिल्ली का दिल्ली की विधानसभा बनने के बाद पहला चुनाव जीत पाई थी, उनके जो साहिब सिंह वर्मा या मदन लाल खुराना जैसे नेता थे वो हट गए और दूसरे उस ताकत के चेहरे के कोई नेता नहीं आए, तो बीजेपी दिल्ली में मार खाने लगी। शीला दीक्षित ऐसा ही चेहरा कांग्रेस के लिए था जिसने लगातार 3 बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव अच्छे बहुमत से जीते थे। लेकिन जब खुद शीला दीक्षित हार गई, उसके बाद जो धक्का कांग्रेस को लगा है 2013 में, उसके बाद ऐसा कोई चेहरा नहीं है कि जिस चेहरे के आधार पर कांग्रेस दिल्ली में या दिल्ली की राजनीति में वापसी कर सके। तो दिल्ली का चुनाव जो है वो अब ऐसी हालत में आ गया है कि खुद केजरीवाल का चेहरा कलंकित हो गया। उसकी जो कीमत 10 साल पहले थी वो अब बची नहीं है। और ऐसे में अगर कांग्रेस या और बाकी पार्टियों से आया हुआ जो वोटर है, जो आम आदमी पार्टी का कोर वोटर बना है, वो अगर लोकसभा की बाद वापस कांग्रेस के पास चला जाए तो केजरीवाल की यानी आम आदमी पार्टी की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी और उसके बाद आम आदमी पार्टी को दिल्ली का चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए जितनी ताकत केजरीवाल के अकेले के चुनाव क्षेत्र में बीजेपी लगाएगी, उससे केजरीवाल हारेगा और बाकी पार्टी अपने आप हार जाएगी। जब केजरीवाल को रियलाइजेशन होगा कि मैं ही अपने चुनाव क्षेत्र में हार रहा हूं, तो केजरीवाल बाकी 69 उम्मीदवार जो खड़े किए हैं उनके लिए अपना समय भी नहीं दे पाएगा, समय भी नहीं दे पाएगा। उसको अपने ही चुनाव क्षेत्र में अटके रहना पड़ेगा। और यही तो शरद पवार की रणनीति होती है। वो दूसरी पार्टियों को नुकसान पहुंचाते, अपना फायदा नहीं सोचते। और बिल्कुल वही बात अगर केजरीवाल के बारे में दिल्ली में बीजेपी करती है तो उसका फायदा सिर्फ एक चुनाव क्षेत्र में यानी नई दिल्ली चुनाव क्षेत्र में केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित को मिल सकता है। अर्थात संदीप दीक्षित भी अपनी पॉपुलर माता और दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को बदनाम करके जैसे केजरीवाल ने हराया था, उतनी ही उनकी क्या बोलते हैं उसको, बदनामी करके केजरीवाल को
दिल्ली से खत्म करना चाहता है। तो इसलिए दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का कैंडिडेट कौन है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बीजेपी अपनी सारी ताकत केजरीवाल को हराने के लिए जुटाएगी, लेकिन वो अपने कैंडिडेट को जिताने के बजाय संदीप दीक्षित के पीछे अपनी ताकत लगाएगी, ताकि संदीप दीक्षित केजरीवाल को बुरी तरह से परास्त करे। और केजरीवाल अगर हार जाता है या ऐसी सिचुएशन, ऐसी हवा दिल्ली में पैदा हो जाती है, तो बाकी 60-70 चुनाव क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को जीतना बहुत मुश्किल बन जाता है। तो इसको मैं पवार की रणनीति बोलता हूं। पवार की रणनीति ये होती है कि अपना स्पेस बढ़ाना है तो दूसरा दूसरा कोई भी पार्टी दूसरी भी होती है उसकी ताकत घटाना जरूरी होता है। अगर आम आदमी पार्टी की ताकत केजरीवाल का चेहरा और केजरीवाल की लीडरशिप है, तो पहले केजरीवाल को हराना पड़ेगा। और अगर हम नहीं हरा सकते तो दूसरा कोई हराए। जैसे कि हमने देखा कि महाराष्ट्र में शिवसेना को, एक क्षेत्रीय दल को बीजेपी या कांग्रेस नहीं हरा पा रही है, एनसीपी या कांग्रेस नहीं हरा पा रही है, तो शरद पवार ने बीजेपी को साथ दिया था और शिवसेना को पछाड़ा था। तो शिवसेना को पछाड़ने के बाद अपना क्षेत्रीय दल बढ़ेगा, ये शरद पवार की आइडिया थी और उसको ही उन्होंने रणनीति बनाया था। आज भी हम देखें तो शरद पवार का भतीजा बीजेपी के साथ है, उन्होंने 41 एमएलए चुनकर लाए, लेकिन उद्धव ठाकरे के पास क्या बचा है? अचानक अजीत दादा शरद पवार के साथ चले जाएंगे तो दोनों के मिलकर कुछ 56-60 से ज्यादा एमएलए बन जाते। लेकिन एकनाथ शिंदे कतई उद्धव ठाकरे के साथ नहीं जाएंगे, जबकि दोनों की अगर हम गिनती एक साथ करें तो दोनों मिलकर कुछ 77-78 एमएलए बन सकते, लेकिन नहीं जाएंगे। बिल्कुल वही बात केजरीवाल और कांग्रेस की है। बीजेपी पवार की रणनीति दिल्ली में इस्तेमाल कर रही है। अगर इंडी अलायंस में दरार पड़ी है, लोकसभा में एक साथ थे लेकिन आज दरार पड़ी है, दरार बन गई है, तो उसको और चौड़ा करना मतलब अपने लिए रास्ता खोल देना। और बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा 810% वोट चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। जो लोकसभा में मिलते हैं वो अगर विधानसभा के लिए रोक कर रखे, बचा कर रखे, तो नुकसान आम आदमी पार्टी का है। और उसमें अगर कांग्रेस ज्यादा वोट खाती है तो नुकसान आम आदमी पार्टी का। और आम आदमी पार्टी की ताकत कांग्रेस से आती है और दूसरी ताकत खुद केजरीवाल से आती है। अगर केजरीवाल हारता है या हारने जैसी स्थितियां, माहौल पैदा हो जाता है, तो बीजेपी के लिए विजय श्री का हाईवे खुल जाता है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि दिल्ली की विधानसभा चुनाव में बीजेपी पवार की रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। संदीप दीक्षित को जिताकर केजरीवाल को हराना, ये बीजेपी का आज मकसद है दिल्ली में। देखते हैं आगे क्या होता है। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।